बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले वाले में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब उसका हम अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग? ठीक है, देखो नाम वर्ड आ रहा है इंजीनियरिंग। आपको पता है इंजीनियरिंग का काम क्या होता है? तोड़ना, उसको तोड़ना, जोड़ना और नई चीज़ बनाना। ये जनरली इंजीनियरिंग का काम होता है। वो तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और नई चीज़ बना देते हैं। अब वर्ड पर ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? डीएनए लेवल की बात कर रहे हैं हम, डीएनए जीन लेवल तक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे कोई ये डीएनए है, हम क्या करेंगे? इस डीएनए को तोड़ेंगे। कोई ये दूसरा डीएनए है, इस डीएनए के साथ टूटा हुआ पार्ट को जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक नया डीएनए बन जाएगा हमारे पास। एक कॉम्बिनेशन हो गया है, नया कॉम्बिनेशन बन गया है। एक तो पुराना वाला डीएनए है, एक हमने इस वाले पार्ट से जोड़ के इसमें डाला है। तो ये काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो इस चैप्टर में हम यही काम करने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस फील्ड है ये। ठीक है, अभी साइंस की भी हम कह सकते हैं एडवांस फील्ड है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि हमें डीएनए में चेंजेस करना है, डीएनए को तोड़ना है, किसी नए डीएनए के साथ उसको जोड़ना है और एक नया कॉम्बिनेशन वाला डीएनए बनाना है। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरा डीएनए को तोड़ना, फिर उसको जोड़ना, फिर उससे प्रोडक्ट प्राप्त करना, ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारी कहलाती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या कहलाती है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा नाम क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाम याद रखना, आर का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम किसका? डीएनए का। सपोज करो ये डीएनए है, ये कोई दूसरा डीएनए है, ये किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए, ये किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है। अब यहाँ से हमने इसको काटा और यहाँ से जोड़ दिया, तो क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हो गया ना। इस डीएनए में क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो ये टेक्निक है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम? आरडीएनए टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में। और उसका पूरा नाम क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसकी पूरी स्टडी हमें करनी है। तो उसकी पूरी स्टडी करती है हम, जो हम करते हैं वो 6 स्टेप में करेंगे। किसमें? 6 स्टेप में। तो ये जो स्टेप है वो भी आपको कंटिन्यू याद रखना है। ठीक है, कौन सा स्टेप किसके बाद आता है? वेरी सिंपल, अभी हम समझेंगे। ये देखो, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। पहले आपको पता चला कि यार ये कोई बैक्टीरिया है, समझे ना इसको, ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल है, इसमें इसका ये डीएनए है। ठीक है, ये इसका डीएनए प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया सेल है और इसका ये डीएनए प्रेजेंट है। अब आपको पता है यार इस डीएनए में, देखो ये कोई बैक्टीरिया सेल है, उस बैक्टीरिया सेल का ये डीएनए है। आपको पता लगा कि डीएनए का ये वाला पार्ट, पूरा डीएनए नहीं, डीएनए वाले का ये वाला पार्ट, इसमें जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि डीएनए में जीन प्रेजेंट है, तो आपको पता लगा कि यार ये कोई बैक्टीरिया है, आपको उसका पता चल गया है, और इसके अंदर ये डीएनए है और उस डीएनए का ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो जीन है वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कोई एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है, सपोज करो किसी एंजाइम का, स्पेसिफिक एंजाइम का प्रोडक्शन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता लगा यार ये इस बैक्टीरिया का ये डीएनए और ये इसका पार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में ऐसे जीन्स हैं जो ना किसी प्रोडक्ट बना रहे हैं। सपोज करो वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो हमें चाहिए कि यार अच्छा हमने पहले पहचान कर ली कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका ये डीएनए है, उस डीएनए वाला ये पार्ट है जो इसमें ऐसे स्पेसिफिक जीन है जो हमारे लिए यूज़फुल एंजाइम्स या यूज़फुल कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले पहचान ही करेंगे ना, उसको पहचान कर लिया हमने। तो आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट बात क्या हो गई? आइडेंटिफिकेशन। हमें पहले तो पहचानना है कि हमारे लिए कौन सा डीएनए का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पहचाना। तो उसको पहचान लिया, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा ना कि आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, अब आइसोलेशन में इसको अलग करना। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया? इसको अलग करना। पहले देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो पहले तो हमने पहचान की कि यार कौन सा डीएनए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए का कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने पहचान कर ली, हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको आइसोलेट करना है, अब इसको इस डीएनए से अलग करना है। देखो ये हमें पता चल गया है, ये बैक्टीरिया सेल और ये इसका डीएनए और ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको ये हमने पता कर लिया है,
अब हमारा नेक्स्ट इसी में क्या होगा, इसको आइसोलेट करना है भैया, इसको अलग करना है, इस वाले डीएनए से इस वाले पार्ट को अलग करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखो ये होगा एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा ये, एंजाइम की हेल्प से। क्योंकि डीएनए को काटने का काम कौन करेगा, डीएनए को काटने का काम कौन करेगा, कोई ना कोई एंजाइम ही करेगा, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से होगा, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अब इस वाले पार्ट को, इस वाले डीएनए वाले पार्ट को इस वाले बाकी वाले बचे वाले पार्ट से अलग करना है, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, एंजाइम की हेल्प से करेंगे। तो इसको आइसोलेट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, इसको आइसोलेट करने के लिए रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। याद रखना है नाम आपको, कौन सा एंजाइम होता है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि ये वाला डीएनए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना रहा है, हमें पता चल गया। अब इस वाले डीएनए वाले पार्ट को इससे अलग करना है, तो अलग किससे करेंगे, एंजाइम काम में लेंगे। कौन से एंजाइम काम में लेंगे, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लेंगे। देखो नाम से पता चल रहा है एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या है, डीएनए, रेस्टिकेशन का मतलब उसको काटना है, एंडो मतलब बीच में से, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीएनए को उसकी स्पेसिफिक साइट से काटता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रखना है, इसको काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में काम में लेते हैं। और वो क्या करता है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस की क्या खासियत है, वो इस डीएनए वालों को, सपोज करो ये डीएनए है, ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक जगह से कट करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो रेस्टिकेशन एंजाइम का काम क्या होता है, देखो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये क्या कर देता है, डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से काट देता है। तो एक काम तो हमारा हो गया, पहला काम क्या है, हमने पहचान लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब इसको आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट किससे किया, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। अब देखो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियस और टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस। इसको टाइप फर्स्ट को बोलते हैं R1, टाइप सेकेंड को बोलते हैं R2 और टाइप थर्ड को बोलते हैं R3। तो 3 अलग अलग टाइप के रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आने वाला एंजाइम है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो कौन सा है, टाइप सेकेंड वाला। जीन क्लोनिंग में जो काम आएगा वो कौन सा काम आएगा, टाइप सेकेंड रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रखना कि जीन क्लोनिंग में कौन सा टाइप काम आता है, टाइप सेकेंड काम में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। पहले तो हमें पहचान करना है कि कौन सा डीएनए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी पहचान हो गई। अब उस डीएनए पार्ट को हमें काटना है, तो काटेंगे किससे, वो काटेंगे हम किसी न किसी एंजाइम की हेल्प से। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है सर, वो डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से काटता है, डीएनए को क्या करता है, स्पेसिफिक साइट से कट करता है। सर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। या टाइप फर्स्ट कह सकते हैं, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। तो हमारे जीन क्लोनिंग में कौन सा काम आएगा, टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में आएगा। तो पहला पॉइंट हमारे क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, पता लगाना है और उस डीएनए को अलग करना है। अब देखो सपोज करो ये डीएनए है, ये डीएनए है, पूरा डीएनए, और इसका ये पार्ट है, ये हमने अलग कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ कंप्लीट हो गया है। किसकी हेल्प से कर लिया, एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमने इसको डीएनए को काट के अलग कर लिया। अब आपके पास ये डीएनए आ चुका है, इसमें इस डीएनए पर ऐसे कुछ स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे। चलो सर ये इतना काम तो हो गया, ये डीएनए की हमने पहचान कर ली, डीएनए को रेस्टिकेशन एंजाइम से काट के इसको अलग भी कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे अब क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। हमें एक क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करना है। अब सर क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, देखो क्लोनिंग वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जिसकी हेल्प से इस डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। सर होस्ट सेल क्या होती है, जैसे ये कोई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। अब मेरे को ये डीएनए है जो हमने अलग किया है, इसको इस बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। ये इसका डीएनए है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर मुझे इसको ट्रांसफर करना है। तो ये डीएनए मैं इस बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो ये बैक्टीरिया सेल क्या कहलाएगी, होस्ट सेल। क्या कहलाएगी, होस्ट
सेल। एक होते हैं गेस्ट जो बाहर से आते हैं और जिसकी मेहमान नवाजी करता है, जो हमारे घर में ठहरता है। अगर सपोज करो हमारे घर में कोई मेहमान आया तो वो क्या हो गया हमारे लिए गेस्ट, और उस गेस्ट के लिए हम क्या हो गए होस्ट। ठीक है, तो ये डीएनए है, अब मुझे इस बैक्टीरिया सेल के अंदर डालना है, तो ये बैक्टीरिया सेल क्या हो जाएगी, होस्ट सेल। अब मैं इस डीएनए वाले पार्ट को इस बैक्टीरिया सेल में डालूंगा कैसे, इसमें एंटर कैसे कराऊंगा, इसमें इस डीएनए को इसमें मुझे ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरिया सेल में, तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा किसकी सहायता से, ये अकेला जाएगा नहीं बेचारा, मुझे क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी, मुझे क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या हो गया, एक तरीके से साधन हो गया। जैसे मुझे मेड़ता जाना है, अजमेर जाना है, तो मैं किसी ना किसी के साधन में जाऊंगा, कार में जाऊंगा, बस में जाऊंगा, किसी ना किसी में बैठ के जाऊंगा ना। तो वैसे ही ये क्या होगा बेटा, ये डीएनए ये भी किसी ना किसी के साथ जाकर इस बैक्टीरिया सेल में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस डीएनए को ले जाने के लिए जिसकी हमें सहायता जरूरत है, ठीक है, जो इस डीएनए को हमारे को होस्ट सेल तक पहुंचाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब हमें उस क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करना है जो हमारी इस इंपॉर्टेंट डीएनए वाले पार्ट को इस होस्ट सेल में ले जा सके। तब क्लोनिंग वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर की खासियत क्या होनी चाहिए सर, ये जो लेके जा रहा है उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो हमारी है, ताकि ये हमारी इस डीएनए वाले पार्ट को इस होस्ट सेल में आसानी से ले जा सके। देखो क्लोनिंग वेक्टर का काम ही यही है, ये क्लोनिंग वेक्टर यूज टू कैरी डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। आ गया ना, ये हमारे जो डिजायर्ड डीएनए है इसको होस्ट सेल में ले जाने का काम कौन करेगा, क्लोनिंग वेक्टर करेगा। अब सर ये जो क्लोनिंग वेक्टर है, आप कह रहे हो क्लोनिंग वेक्टर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अपन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। भाई हम कोई गाड़ी ले जा रहे हो तो उसकी क्या ऐसी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, उसके सारे ब्रेक काम करने चाहिए, उसके अच्छे से डेकोरेशन होना चाहिए, ठीक है, वेल अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये सब हमारी खासियत उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है गाड़ी की। तो वैसे इस क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ है कुछ कि यार ये इसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये हमारे डिजायर्ड डीएनए को आसानी से ले जा सके। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, देखो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर इजीली, पहले ये देखो इजी रेप्लिकेट इन होस्ट सेल, इजी एंटर इन द होस्ट सेल। पहले तो हमारा जो ये डिजायर्ड डीएनए है, ये हमारा सपोज करो ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा होना चाहिए फर्स्ट कि ये आसानी से इस होस्ट सेल में एंटर कर सके। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा वेक्टर ले लिया जो इसके अंदर इस होस्ट सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आसानी से इस होस्ट सेल के अंदर एंटर करना चाहिए। चलो ये आसानी से होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया, तो यहाँ पर इसका रेप्लिकेशन भी तो होना चाहिए, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, तभी तो हमारा इसके साथ जो डीएनए जोड़ेंगे अपन, ये वाला डीएनए जोड़ेंगे हमने। ठीक है, तब ये जब रेप्लिकेशन करेगा तो साथ साथ में ये भी रेप्लिकेट करेगा और हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आसानी से इस होस्ट सेल के अंदर जाना चाहिए, आसानी से होस्ट सेल में चला गया, उसके बाद ये आसानी से उसके अंदर रेप्लिकेशन भी करना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन भी इसके अंदर आसानी से होना चाहिए। अब देखो क्लोनिंग वेक्टर की और क्या खासियत है, इसके अंदर रेस्टिकेशन साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेस्टिकेशन साइट। देखो ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए। अब मुझे इस डिजायर्ड डीएनए को पहले इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ूंगा कब, यहाँ से जब इसको मैं काटूंगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से स्पेसिफिक साइट, बहुत सारी ऐसे रेस्टिकेशन साइट होनी चाहिए इस पर। ठीक है, सपोज करो ये एक रेस्टिकेशन साइट है कि मैं यहाँ से इस डीएनए को काट सकता हूँ, ये एक रेस्टिकेशन साइट है यहाँ से मैं इसको डीएनए को काट सकता हूँ, ये रेस्टिकेशन साइट है जहाँ से इसमें डीएनए को काट सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी रेस्टिकेशन साइट होनी चाहिए इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, जहाँ से हम इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इसको कट कर सके। तो यहाँ से सपोज करो मैंने यहाँ से इसको काट दिया, ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये रेस्टिकेशन साइट, मैंने इसको यहाँ से काट कर दिया, कट गया। अब क्या करूँगा, मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र, इस वाले डीएनए को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो देखो एक तो इजीली एंटर होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी इजीली एंटर होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया, ये आसानी से रेप्लिकेट करना चाहिए। तीसरा क्या हो गया, इस क्लोनिंग वेक्टर पर बहुत सारी रेस्ट्रिकेशन साइट होनी चाहिए ताकि हम इस क्लोनिंग वेक्टर को स्पेसिफिक साइट से काट सके और हमारा डिजायर्ड डीएनए इसके साथ जोड़ सके। अब देखो आप बोलोगे सर इट कंटेन मार्कर जीन। अब ये मार्कर जीन क्या होते हैं, देखो मार्कर जीन ऐसा जीन, सपोज करो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये क्लोनिंग वेक्टर, ये डीएनए
हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, ये क्या है डिज़ायर्ड डीएनए, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या है, ये क्या है क्लोनिंग वेक्टर। तो ये डिज़ायर्ड डीएनए हो गया, ये क्लोनिंग वेक्टर हो गया। इसके साथ हमने जोड़ दिया तो ये एक नया डीएनए बन गया ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया एक तरीके से। अब इस पर क्या होना चाहिए, रेस्टिकेस मार्कर जीन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मार्कर जीन। अब ये मार्कर जीन क्या काम आएंगे, देखो ऐसे हमने बहुत सारी सेल्स बनानी है, एक सेल से नहीं बनानी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमें बहुत सारी सेल्स बनानी है। अब किसी के अंदर ये जुड़ेगा, किसी के अंदर नहीं जुड़ेगा, तो किसके अंदर जुड़ गया है ये, मतलब हमारा डिजायर्ड डीएनए किस जैसे हमने बहुत सारी ऐसे क्लोनिंग वेक्टर बना लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए हमने बहुत सारे। इन 3 में से सिर्फ एक पर ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इन 2 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, बहुत सारे मार्कर जीन काम में लेंगे हम। क्या लेंगे, मार्कर जीन। वो होते हैं, जो मार्कर जीन होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, कि अगर इसको आप एंटीबायोटिक में डाल दोगे तो ये तो जिंदा रह जाएगा और ये दोनों मर जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे रेस्टिकेशन बहुत सारे मार्कर जीन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मार्कर जीन हो गए। मार्कर जीन क्या हो गया, वो ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। अगर आप उसको एंटीबायोटिक में भी डाल दोगे तब भी वो उसकी डेथ नहीं होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कौन से जीन है, मार्कर जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो हमारे क्लोनिंग वेक्टर में भी क्या होने चाहिए, मार्कर जीन होने चाहिए। इसका मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए। और उस क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए, ORI सीक्वेंस होना चाहिए। अब सर ये ORI सीक्वेंस क्या है, सपोज करो यहाँ मैंने लिख दिया ORI सीक्वेंस, ये कौन सा सीक्वेंस है, ORI सीक्वेंस। देखो ORI सीक्वेंस का पूरा नाम क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब ये ऐसी साइट है, ORI सीक्वेंस ऐसी साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए सीक्वेंस चाहिए स्पेसिफिक, तो ये सीक्वेंस ऐसी है, तो ये भी सीक्वेंस होनी चाहिए ताकि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। प्रोमोटर और ऑपरेटर जीन भी होने चाहिए। प्रोमोटर और ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, ये इस ORI सीक्वेंस के पास ही होते हैं, प्रोमोटर और ऑपरेटर जीन, जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, रेप्लिकेशन में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि ये हो गया, देखो इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, इसको मैं क्यों रिवीजन कर देता हूँ। क्लोनिंग वेक्टर क्या हो गया, एक ऐसा कैरियर मॉलिक्यूल हो गया जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने वाला है। तो उस जो कैरियर मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, जिसका चयन हम कर रहे हैं, जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक तो वो आसानी से एंटर कर जाए, आसानी से रेप्लिकेट कर जाए, ठीक है। उसके अंदर रेस्टिकेशन साइट होनी चाहिए, ऐसी साइट जहाँ से हम एंडोन्यूक्लियस से उसको कट कर सके। मार्कर जीन होने चाहिए, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए। ORI सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। वहाँ पर प्रोमोटर और ऑपरेटर जीन होने चाहिए, ठीक है, जहाँ जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। अब टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या है, आगे क्लोनिंग वेक्टर के कितने टाइप है हमारे सिलेबस में दे रखे 3, प्लाज्मिड, कोजमिड और बैक्टीरियोफाज, ठीक है। आज मैं प्लाज्मिड के बारे में बताऊंगा, बाकी का हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसी में आएगा। आज देखो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड क्या होता है, आपको पता है, ये बैक्टीरिया सेल, ये इसका डीएनए, इसका जो एक्स्ट्रा एक डीएनए और होता है, बैक्टीरिया सेल का खुद का डीएनए, और उसके अलावा इस डीएनए के अलावा, ठीक है, एक सर्कुलर डीएनए एक और प्रेजेंट होता है। उस एक्स्ट्रा सर्कुलर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड। ये किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया सेल में। किसके अंदर, कोई बैक्टीरिया सेल है तो उसके अंदर डीएनए तो होता ही है, सर्कुलर डीएनए होता है। उस सर्कुलर डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट को क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। देखो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल। ये बैक्टीरिया सेल का क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, और ये डबल सर्कुलर होता है। कैसा होता है, ये डबल सर्कुलर होता है। तो प्लाज्मिड किसे कहते हैं, हो गया बैक्टीरिया सेल में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लेने
वाले हैं। अब इसको एज इट इज़ काम नहीं लेते, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको बहुत सारे चेंजेस करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर हम प्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखो, अब प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल है जिसको मॉडिफाइड किया गया है, जैसे PBr 322। क्या है? PBr 322 PBr 322। ये किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का। किसका? प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। आपको पूछ ले प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जाम्पल दीजिए तो PBr 322। अब इसका देखो डायग्राम क्लोनिंग वेक्टर का। देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको, यहाँ से आप देख लेना, इसको मैं यहाँ से समझा रहा हूँ वापस। जैसे ये डबल सर्कुलर है, ये डबल सर्कुलर हमने बना दिया। ये मैंने कहा कि ये क्लोनिंग वेक्टर है। एक तरीका क्या है? PBr 322 क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। अब हमने कहा कि इसमें एक ORI सीक्वेंस होना चाहिए, तो देखो इसके अंदर ये ORI सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये लो, ये ORI सीक्वेंस। हमने कहा इसमें मार्कर जीन होने चाहिए। ये लो, एक मार्कर जीन, एक मार्कर जीन, और ये मार्कर जीन, ये मार्कर जीन। इस मार्कर जीन मैंने कहा था कौन से होने चाहिए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने चाहिए। ये लो, ये जो है एम्पिसिलिन से, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। कौन सा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एक मार्कर जीन हमने इधर और ले लिया। ये कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। देखो ये भी हो गया, मार्कर जीन भी आ गया, ORI सीक्वेंस भी आ गया ना। अब हमें चाहिए रेस्टिकेशन साइट। क्या चाहिए? जहाँ से हम DNA को कट कर सके इस प्लाज्मिड को। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल रेस्टिकेशन साइट है। सपोज करो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये रेस्टिकेशन साइट है। ये क्या है? रेस्टिकेशन साइट। ये रेस्टिकेशन साइट का अलग अलग नाम है, जैसे ये BAMH1 है, ये इको R1 है, इको R1। ये अलग अलग मतलब यहाँ से काटना है तो हमें अलग टाइप का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लेना पड़ेगा, यहाँ से काटना है तो अलग टाइप का एंडोन्यूक्लियस काम में लेना पड़ेगा, यहाँ से काटना तो अलग टाइप का एंडोन्यूक्लियस काम में लेना पड़ेगा। तो ये PST1 है, ठीक है। ये तो ये PST1, इको R1, BMH1, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे रेस्टिकेशन साइट। ये तीनों क्या हो गई? रेस्टिकेशन साइट। ये तीनों क्या हो गई? रेस्टिकेशन साइट, ठीक है। ORI सीक्वेंस हो गया, मार्कर जीन हो गए, रेस्टिकेशन साइट हो गई। ये हो गया हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया? PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर। किसका है ये? प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने आज जो पढ़ा है उसमें से हमने आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन किया कि हमें कौन सा DNA चाहिए, उसको हमने पहचाना, फिर उसको रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेकंड टाइप का होता है उससे हमने कट किया और उसको अलग कर लिया। फिर अलग करने के बाद हमें चाहिए कि उसको हमें होस्ट सेल के अंदर भेजना है, तो हमें किसी ना किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्लोनिंग वेक्टर की हमें हेल्प चाहिए होगी। क्लोनिंग वेक्टर के बाद हमने पढ़ा कि ये 3 टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड, कोज्मिड और बैक्टीरियोफाज, ठीक है। वैसे और भी टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में 3 दे रखे हैं, ठीक है। डिटेल से इनका डिस्क्रिप्शन कर रखा है। और क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मैंने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच।